तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात एंड वेलकम टू ऑल इन शुभ्रा रंजन IAS Academy. In our last class we were looking about the last year क्वेश्चन है ना, मीन्स PYQ. क्योंकि यहाँ पर हम पेपर 6 को देख रहे हैं एंड वी आर स्पेशली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक सेगमेंट. इकोनॉमिक से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं. तो अपने पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि जो एक पेपर हुआ है अभी पेपर 5 और 6 के रूप में, उस पेपर 6 में इकोनॉमिक पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन क्या थे और उनका आंसर हम लोग को कैसे करना था. तो हमने देखा उसमें कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर उनके नेचर की बात की जाए, है ना, नेचर की बात की जाए तो नेचर में कैसे थे, डायरेक्ट थे, है ना. और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सेगमेंट्स कौन सा है इकोनॉमी का, तो स्पेशली उसमें दिखाई पड़ता है स्कीम है ना, प्रोजेक्ट है और पॉलिसी है ना. और ये तीनों अपने आप में कहीं ना कहीं करंट से कोरिलेट कर दिया गया है ना. तो नेचर ऑफ क्वेश्चन और पेपर का जो स्वरूप उसे देखकर ये पता चलता है कि हमें पेपर 6 के अध्ययन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ पेपर 6, especially whenever we are focused on the economic segment, in that case we must have to focus on these specialized areas. means हमें स्कीम पर फोकस करना होगा, हमें प्रोजेक्ट को देखना होगा, हमें पॉलिसीज को देखना होगा, यानी स्पेशली अगर हम देखें तो करंट पे फोकस करके चलना होगा, है ना. तो इधर उधर की बहुत सी बातें हम लोग को नहीं देखना है, स्पेशली हमें फोकस करके चलना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में कि हमारे अपने एग्जाम का जो नेचर है, उसका जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछे जाने जो पैटर्न है उसे साथ साथ लेकर चलना है. तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो एक जगह पर होगा, टू द पॉइंट होगा, फोकस्ड होगा और हम आसानी से किसी प्रश्न का उत्तर करने में फिर सक्षम हो पाएंगे और हमारा जो एफर्ट्स होगा वो भी कम हो जाएगा, है ना. तो इधर उधर की बहुत गाथा नहीं गाना है, बहुत लंबा इधर उधर का नहीं देखना है, टू द पॉइंट फोकस होके जो एक्सपेक्टेड है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां से पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना. हम इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करेंगे क्योंकि आप जब सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में आप पाएंगे पहला जो दिया गया है वो अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है, यूपी की अर्थव्यवस्था. इसके बाद दिया गया है बुनियादी जो ढांचा है, इसके साथ दिया गया है उसी में संसाधन और बजट, स्टेट बजट दिया गया. तो देखिए कुछ चैप्टर यहाँ पर जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, है ना, यूपी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं इसी में बुनियादी ढांचे की. इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट बजट की, है ना, यानी राज्य का बजट क्या है उस पर बात करते हैं. तो और इसके साथ इसमें एक और है संसाधन करके है, इनकी बात करते हैं. तो स्पेशली जब हम यूपी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये सारे चैप्टर इससे बाहर नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं इसी में ही इंक्लूड होते हैं, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स मेक एन कंप्लीट इकोनॉमी. और यही केवल नहीं है, इसके अतिरिक्त प्लस अपना जो सिलेबस है उसको जोड़ दीजिए. तो ये सब कुछ किसे प्रदर्शित करता है, यूपी की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है. तो अगर हम एक एक चैप्टर को देखते चलें, एक एक टॉपिक को देखते चलें,
तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यूपी की इकोनॉमी क्या है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम कहें व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था क्या है, एंड व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ यूपी इकोनॉमी, है ना। तो सिंपली हमने आपको बताया भी है कि इट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, है ना। इसका जो ग्रोथ रेट है वो जो सेंट्रल यानी देश की ग्रोथ रेट में या जीडीपी में इसका क्या योगदान है वो हमने बताया। स्पेशली जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो सेक्टर है उसमें क्या योगदान है वो। यूपी की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इन सब चीजों को हम उसमें क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। जैसे whenever we are talking about the UP economy, then first of all we can explain it as it is the third largest economy of country, है ना। फिर हम बात करते हैं तो लगभग 8% का जीडीपी में, यानी जो नेशनल जीडीपी हमारा है, नेशनल जीडीपी है, उसमें इसका योगदान दिखाई पड़ता है ना। नेशनल जीडीपी में इसका 8% का योगदान दिखाई पड़ता है। लगभग 7% की इसकी क्या है, ग्रोथ रेट है ना। कोविड-19 के बाद अगर बात किया जाए, कोविड-19 के बाद तो ये ग्रोथ रेट लगभग 14% के आसपास दिखाई पड़ता है, जबकि 7% का ग्रोथ रेट ये कंटिन्यूसली एवरेज, अगर हम देखें एवरेजली देखें तो 7% ग्रोथ रेट कंटिन्यू हमारे उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी का बना हुआ है। कोविड-19, आफ्टर कोविड-19 की बात करें तो ये ग्रोथ रेट लगभग कितना दिखाई पड़ता है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम बात करें तो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, है ना, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनका योगदान क्या है वो समझना होता है। तो यहां आप देखेंगे 45% का योगदान, यहां आप देखेंगे 35, यहां 23, है ना, 34, तो साथ में ठीक। तो ये योगदान दिखाई पड़ता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में। इसी प्रकार से और यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि देश में, भारत में सबसे अधिक, देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ना। इट इज करिंग ऑलमोस्ट 24 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। ये लगभग 24 करोड़ की आबादी तक पहुंच गई है यहाँ की पॉपुलेशन। यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो कृषि आधारित है ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है ना। यानी द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, है ना। इसके साथ साथ उद्योग का भी यहाँ पर महत्व दिखाई पड़ता है, उद्योग भी यहाँ पर है और सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर है। एंड we can prove it from the participation percentage of these 3 sectors। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी का कम या ज्यादा योगदान दिखाई पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी कृषि, उद्योग और सेवा पर आधारित इकोनॉमी है। हाँ, ये जरूर है कि किसी क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा तो किसी का कम जरूर है, लेकिन तीनों जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है।
इसके बाद देखा जाए ये होगा 45, है ना, जो भी है, चलो इसको तो देख लिया जाएगा। तो यहाँ ये क्योंकि चलिए अभी हम उसको देख लेते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कृषि क्षेत्र से संबंधित जो उपज है, उपज की बात करेंगे, यानी प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो गेहूं, गन्ना, आलू, है ना, धान, ये सब यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं जिनका उत्पादन प्रमुख रूप से यहाँ पर किया जाता है। उद्योगों की अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख उद्योग हैं, और जो उद्योग हैं, कुछ ऐसे उद्योग जो प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रचलित हैं, जिन्हें हम परंपरागत उद्योग के रूप में जान सकते हैं, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ओडीओपी के माध्यम से। जब ओडीओपी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ जितने जिले हैं उतने उत्पादों की बात की जाती है, और ये परंपरागत रूप से जिलों में जो उत्पाद दिखाई पड़ते हैं वो परंपरागत रूप से बने हुए हैं, है ना, परंपरागत रूप से उनका उत्पादन होता रहा है। उन्हें अपग्रेड करने की बात गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इसके बाद देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभी गवर्नमेंट अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो और भी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ही प्रदर्शित करेंगी। जैसे हम कहें तो यहाँ की जो राजकोषीय नीति है ना, यानी इसे कहेंगे फिस्कल पॉलिसी, वो बताएंगे कि देश में जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य की जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या है, उत्तर प्रदेश कितने घाटे में है, उत्तर प्रदेश कितने फायदे में है, उसका डेप्टिंग कितना है, उसका जो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, उसका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है, उसका जो कैपिटल डेफिसिट है वो कितना है, उसका जो मॉनेटरी डेफिसिट है वो कितना है। देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं जैसे कर प्रणाली। तो कर प्रणाली तो सेंट्रल लेवल पे एक होती है कि स्टेट लेवल पे होती है। स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, कौन कौन से हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। उससे कितना अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, किस प्रकार से फायदा हो रहा है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पड़ा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन कंपोनेंट्स को अगर हम एक साथ कर दें, इन सभी कंपोनेंट्स को अगर हम एक साथ कर दें तो वी कैन डिफाइन आवर यूपीज इकोनॉमी। हम अपने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही इजिली। इन्हीं कंपोनेंट्स के माध्यम से हमें विस्तार पूर्वक देखना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से डिफर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान करता है, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या क्या पहल किए जा रहे हैं। हाउ टू बिकेम अ पावरफुल इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, या हाउ टू बिकेम यूपीज इकोनॉमी इज पावरफुल, and for that our government of Uttar Pradesh will take what kind of initiative, है ना, किस प्रकार का इनिशिएटिव लेगी, उसके बारे में हम लोग को देखना है। और इन सभी को जब एक जगह कर देते हैं तो हम कहते हैं यही हमारे उत्तर प्रदेश की या हमारे स्टेट की अर्थव्यवस्था है ना। तो इसी अर्थव्यवस्था में आधारित जो संरचनाएं हैं जिसे हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि इससे बाहर है नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, है ना, जितना मजबूत होगा उतनी ही
किसी भी अर्थव्यवस्था के ग्रो होने के चांसेस होते हैं। इफ देयर आर नो net of infrastructure in any country or state, then it is much possible that there are no chances of investment or the development. वहाँ इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के चांसेस फिर क्या होते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, what the mean of infrastructure and what is the lineup of infrastructure in उत्तर प्रदेश, है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि जब इसे एक बार हम लोग समझ लेंगे तो और चैप्टर को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये हर एक जगह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक बुनियादी ढांचे का विकास नहीं होगा तब तक किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है ना। तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो what is the infrastructure, and especially we will focus on the infrastructure of Uttar Pradesh, है ना। and during the study of this particular chapter we will also know the initiative of the Uttar Pradesh government in the sector of infrastructure development। क्या क्या initiatives वगैरह हैं, प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, उसमें करंट को भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो हम लोग 2-3 फेज में अध्ययन करेंगे। जैसे जो भी चैप्टर हम लोग देखेंगे, चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, उस चैप्टर में 2-3 स्टेज पे देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे बेसिक लेवल पर, बेसिक में देखेंगे कि क्या होता है, जिस चैप्टर को हम देख रहे हैं, जिस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका बेसिक क्या है ना। एक जो बेसिक समझ होता है उसे विकसित करेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे एडवांस लेवल, है ना, उसे थोड़ा सा और अच्छे स्तर पर देखेंगे कि क्या चीजें रही हैं। और इसी एडवांस लेवल में हम लोग क्या करेंगे, करंट को जोड़ देंगे, इसी में करंट को जोड़ देंगे। तो देखिए बेसिक से आपका जो समझ है इस चैप्टर के बारे में वो विकसित हो जाएगा, और जब एक बार समझ विकसित हो जाएगा तो हाई लेवल की जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी, और उससे रिलेटेड अगर करंट आपने जोड़ दिया तो अब कुछ बचा नहीं। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, कैसे भी पूछे, यू आर इजली डू योर आंसर, है ना। तो आप इजली अपना आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी संरचना या ढांचा, है ना, या अवसंरचना लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवसंरचना, अवसंरचना, बुनियादी ढांचा कहिए, अवसंरचना कहिए। इसे आधारभूत संरचना भी कहते हैं, आधारभूत संरचना भी कहते हैं। तो देखिए जब बुनियादी संरचना की हम बात करते हैं किसी भी देश में, तो आधारभूत संरचना की बात करते हैं कहीं पर भी, तो स्पेशली वो हमें 2 प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। There are 2 kind of infrastructure. First one is physical infrastructure and second one is social infrastructure. Whenever we are talking about the physical infrastructure, that include in itself some physical entities as ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना, यानी परिवहन प्रणाली।
सिस्टम जिसे कहेंगे परिवहन प्रणाली। सेकेंड वन इज एनर्जी सेक्टर जिसे कहेंगे ऊर्जा क्षेत्र। एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन सेक्टर जिसे कहेंगे संचार क्षेत्र, है ना। अब जब इसकी बात करेंगे परिवहन प्रणाली की, तो इसमें भी कुछ चीजें होंगी, इसमें भी कुछ चीजें होंगी। जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सड़क परिवहन प्रणाली होगी, यानी रोड, है ना, रोडवे। दूसरा इसमें सम्मिलित होगा रेलवे, है ना। थर्ड सम्मिलित होगा वाटरवे, हाँ, और एयरवेज, है ना। तो रेलवेज, वाटरवे, एयरवे, इन सबको सम्मिलित करके हम क्या कहते हैं, दीज आर आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना। तो what development have been done by the Uttar Pradesh government in these particular sectors? First of all, we should know about them. After them, we should also know what is the initiative for the future development in these particular sectors, है ना। उसके बारे में भी हमको समझना होगा कि what initiatives should have done by the government and what initiatives have been taken by the Uttar Pradesh government for the development of the transportation system in Uttar Pradesh, है ना। तो इसके लिए भी हमको देखना है। तो रोड को हम लोग देखेंगे, रोडवेज जो है उसको देखेंगे, वाटरवेज देखेंगे, रेलवेज देखेंगे, एयरवेज को देखेंगे, यहाँ पर क्या काम किया गया। तो देखिए जो इसका बेसिक्स है वो आप खुद से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आई थिंक शायद आपने पढ़ा भी हो, लेकिन फिर भी हम इस पे फोकस करते हुए चलेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, वो कैसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट को लेकर। इफ देयर आर एनी प्रोजेक्ट considered by the Uttar Pradesh government for the development any kind of transportation system in Uttar Pradesh, so we must have to focus on that particular project because it is most important for our examination. क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन के एनालिसिस करने पे जो पता चला वो यही पता चला कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे रक्षा औद्योगिक गलियारा से देखिए क्वेश्चन पूछा गया, है ना। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, रक्षा औद्योगिक गलियारा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज आल्सो ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, so that we can easily solve our answer, we can write our answer. तो एक तो यहाँ इनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम अगर प्रोग्राम अगर कोई चलाया जा रहा है तो उस पर हम लोग को फोकस करना है। यहाँ एनर्जी सेक्टर की हम बात करें, सेम यहाँ पर भी होगा, है ना। जब एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सेक्टर्स occurred in this particular sector. First one is the traditional, है ना, एनर्जी सोर्सेज, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत। एंड सेकेंड वन इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। तो ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हमको फोकस करना है। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है या कुछ इनिशिएटिव्स है तो उस पर हम लोग को फोकस करना है ना। तो ट्रेडिशनल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कोयला हो गया,
है ना। इसके बाद गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके माध्यम से जो एनर्जी सेक्टर को डेवलप किया जा रहा था या एनर्जी सेक्टर को चलाया जा रहा था उसकी बात की जाएगी। देयर एंड ऑन द सेकेंड हैंड वी कैन सी दैट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बात करेंगे तो इसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, है ना, नवीकरणीय जिसे अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, हाँ, सोलर एनर्जी सेक्टर हो गया, है ना। इसके साथ साथ विंड एनर्जी सेक्टर हो गया, है ना। थर्मल जो सेक्टर होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना। थर्ड वन इज द कम्युनिकेशन सेक्टर। कम्युनिकेशन सेक्टर, तो देखिए कम्युनिकेशन सेक्टर ऑलरेडी बड़ी ही मजबूत है, इसमें कोई कमी अभी दिखाई नहीं पड़ता। लोग के हाथ में कुछ हो ना हो लेकिन मोबाइल जरूर रहता है ना, मोबाइल तो रहता ही है। तो जो सेक्टर मजबूत है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। लेकिन जहां पर अभी काम किया जा रहा है, जहां पर काम करने की आवश्यकता है, और जो आप कह सकते हैं कि एक बेंस के रूप में काम करती हैं, यानी नसों के रूप में काम करती हैं, जिनके बिना किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, उनको अगर देखा जाए तो दैट आर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एनर्जी सेक्टर। ये दो ऐसे हैं कि जिसके बिना अर्थव्यवस्था के विकास की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इनमें अभी बहुत से काम किए जाने बाकी हैं, बहुत से क्षेत्रों में काम चल भी रहा है, तो वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट वर्क्स। यहाँ पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, हालांकि इस पे भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके साथ जब देखिए दूसरे तरफ तो यहाँ सोशल सेक्टर दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में इसे भी हम दो उसमें देख सकते हैं। एक तो हम कहेंगे कि एजुकेशन, है ना, और दूसरा हम कहेंगे हेल्थ। ये दो मेजर कंपोनेंट्स सोशल सेक्टर्स के, जिनमें, है ना, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करा जाना चाहिए वो कहां पर, एक तो एजुकेशन सेक्टर में और दूसरा हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ इन दोनों की बात की जाती है, एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर, है ना। तो यहाँ जो हम लोग को फोकस करना है, स्पेशली जो फोकस करके हम लोग को चलना है वो स्पेशली यहाँ एक तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सेकंड वन इज द एनर्जी सेक्टर। यहाँ हम लोग को ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इट इज मच पॉसिबल दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टू पर्टिकुलर सेक्टर्स, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। पहले उसे देखते हैं कि आधारभूत संरचना का मतलब क्या होता है ना। चूंकि यहाँ पे आपके देखिए लिखा गया है जो सिलेबस है, उसमें देखिए सिलेबस में बुनियादी ढांचा लिखा गया है ना, बुनियादी ढांचा लिखा गया है ना। तो पहले एक लाइन में वो समझ लीजिए बुनियादी ढांचा क्या होता है, और फिर हम धीरे धीरे आगे समझेंगे कि इनका जो है महत्व क्या है और साथ ही साथ विकास में कैसे योगदान करते हैं। और फिर उसके साथ हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो क्या है। तो पहले हेडिंग दीजिए बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा दोनों को हम लोग क्या, ठीक है, इन दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, बुनियादी ढांचे को और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लेकर चलेंगे। तो पहले बुनियादी ढांचा को समझ लीजिए। बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बात की जा रही है ना, बेसिक स्ट्रक्चर उसकी बात की जा रही। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को, है ना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होता है। तो लिखिए बुनियादी ढांचा से तात्पर्य, बुनियादी ढांचे से तात्पर्य या ढांचा से तात्पर्य उन सेवाओं और सुविधाओं से है
उन सेवाओं एवं सुविधाओं से है जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए, फिर आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाते हुए देश के विकास को बढ़ावा देते हैं, देश के विकास को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देते हैं। सामान्य रूप से, इसमें कंटिन्यू करिए, सामान्य रूप से बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। सामान्य रूप से इसे आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा यहीं जोड़ देंगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आधारिक संरचना के रूप में भी जाना जाता है। आधारिक संरचना के रूप में भी जाना जाता है। पैरा चेंज करके आधारिक संरचना के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, जो इंग्लिश मीडियम में आप लोग हैं, आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि 2 बार कराना संभव नहीं कि एक बार हिंदी फिर एक बार इंग्लिश, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आप लोग का टाइम बचेगा, बस आप लोग सुनते रहिए, समझते रहिए, आपको इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए। फिर भी हम समझाते रहेंगे, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में समझाते रहेंगे। लिखिए, आधारभूत संरचना की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। मीन्स देयर आर नो एनी decided definition of infrastructure. There are no any decided definition of infrastructure. है ना? आधारभूत संरचना की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। फिर भी पूंजी एवं साधन का वह भाग जो विकास एवं उत्पादकता को में सहायक हो, आधारभूत संरचना कहलाती है। आधारभूत संरचना कहलाती है ना? तो अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हम कहेंगे देयर आर नो एनी सर्टेन और डिसाइडेड डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द पोर्शन ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज आर रिसोर्सेज, या द पार्ट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज that helps in development and the production, that helps in development and production is known as economic
इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए यहां तो ये हमें समझ में आ गया, कहा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं है, फिर भी पूंजी और इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है, साधन, है ना, पूंजी यानी कैपिटल और इसके साथ साधन या आप कहते हैं सोर्सेस, सोर्सेस। यहां आगे संसाधन कर देंगे तो रिसोर्सेज हो जाएगा, है ना। तो पूंजी और रिसोर्सेस का वह भाग जो विकास एवं उत्पादकता में सहायक हो, है ना। द पार्ट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेस, दैट पार्ट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेस दैट helps in development and the production is known as infrastructure। तो पूंजी का और संसाधन का वह भाग जो विकास में एवं उत्पादकता में सहायक हो, उन्हें क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं विकास और उत्पादकता को अगर हम बढ़ावा दे दें या उत्पादन को ही बढ़ावा दे दें तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। अब उत्पादन कहाँ, विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न सेक्टर्स में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं वो, और दूसरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिसे हम कहते हैं कि जैसे सड़कों का विकास कर दिया जाए, है ना। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर दिया जाए, कम्युनिकेशन सेक्टर को विकसित कर दिया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य को विकसित कर दिया जाए, आवासीय सुविधाओं को विकसित कर दिया जाए, शहर का विकास हो जाए, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो जाएगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हम कहेंगे हो गया, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके महत्व को समझ सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, और महत्व को समझते हुए, समझने के लिए इसकी भूमिका के आधार पर हम महत्व को समझ सकते हैं। तो हेडिंग दीजिए नेक्स्ट की भूमिका, भूमिका एवं महत्व, भूमिका एवं महत्व, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी भूमिका क्या है और उसका महत्व क्या है, रोल एंड सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, रोल एंड इंपॉर्टेंस। तो पहला लिखिए, पहला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने में सहायक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने में सहायक, है ना। यानी टू डेवलप द एम्प्लॉयमेंट वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने में सहायक, टू डेवलप द एम्प्लॉयमेंट वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। सेकंड लिखिए, सेकंड उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक, उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक, टू हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, help to increase the production, है ना। नेक्स्ट लिखिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक,
टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। नेक्स्ट वन, फोर्थ, कनेक्टिविटी को बढ़ावा यानी जुड़ाव कहेंगे ना, टू इनहेंस द कनेक्टिविटी, इनहेंस द कनेक्टिविटी, है ना। नेक्स्ट लिखिए, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, यहां यहीं पे आप लिख ली सकते हैं, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज। तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा जो देता है वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा और हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से होगा। नेक्स्ट लिखिए, निवेश को आकर्षित करने में सहायक, नेक्स्ट, हेल्प टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सहायक। नेक्स्ट, गरीबी को दूर करने में सहायक, गरीबी को दूर करने में सहायक। या help to reducing poverty, गरीबी को कम करने में सहायक या दूर करने में सहायक, है ना। नेक्स्ट लिखिए, टू इंक्रीज द यानी कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सहायक। हाँ, टू इंक्रीज द वर्किंग पावर, है ना। अब देखिए ये कुछ मेन फीचर्स हैं जिन्हें हम महत्व के रूप में समझ सकते हैं, और महत्व तभी समझ में आता है जब हम किसी की भूमिका के बारे में जानते हो। जैसे आप अपने घर में किस भूमिका में हैं, और भूमिका के अकॉर्डिंग आपका अपने घर में और घर के बाहर समाज में महत्व होता है। जैसे पिताजी की भूमिका, क्योंकि वो हमारे क्या हैं, पिताजी होंगे, और पिताजी होने के कारण उनकी अपनी लायबिलिटी है बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति। तो देखिए समाज में अगर कोई व्यक्ति उन्हें कोई भी पूछेगा तो पहले उन्हें पूछा जाएगा। जो लायबिलिटीज के तौर पर देखा जाए तो पहले उन्हें पूछेंगे। आपकी लायबिलिटीज दूसरी जगह है, लेकिन सोशल लेवल पे अगर पिताजी हैं जब तक, तब तक हमारी लायबिलिटीज कम होती। तो रोल जो है, जो भूमिका है, वो डिसाइड करता है कि हमारा महत्व कैसा होगा, क्या होगा। यहां वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबाउट इट्स रोल एज वेल एज द इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी। तो रोल क्या है, रोल देखिए क्या है, ये सब रोल दिखाई पड़ता है, और रोल के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका महत्व क्या है। अगर रोल क्लियर है तो महत्व भी क्लियर हो जाता है ना। रोल अगर समझ में आता है तो महत्व भी क्लियर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पहला जो रोल दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने में सहायक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को सृजन करने में सहायक। तो चलिए एक एग्जांपल से हम देखते हैं, और जितने भी यहाँ पे भूमिकाएं दिखाई पड़ रही हैं उन भूमिकाओं को समझेंगे, और उसके साथ फिर हम महत्व को भी आसानी से समझ लेंगे।
तो क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको लिखवाऊंगा, आप आंसर लिखोगे और मुझे चेक कराओगे, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। देयर इज अ expressway in UP and we can say it was the first expressway in UP named Yamuna Expressway, है ना, यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे, द फिगर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। अच्छा, चलो वो क्लियर कर देता हूं। देखिए आपके सामने कई सारे फिगर्स आ गए, है ना, कई फिगर्स दिख रहे हैं, देख के अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये डेवलपमेंट को प्रदर्शित करता है। चलिए एक फिगर से हम लोग समझते हैं, ये है ना, एक फिगर से हम लोग समझते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ ये जो फिगर है, और जूम कर देते हैं, ये फिगर जो है इसे समझिए। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एक जो छोर है इसका वो कहां जाता है, एक छोर इसका जो है वो जाता है ग्रेटर, एक छोर है इसका कहां, ग्रेटर नोएडा, है ना, और दूसरा छोर इसका कहां है, आगरा है। एक छोर ग्रेटर नोएडा को दर्शाता है और दूसरा छोर आगरा को दर्शाता है ना। इससे देखते हैं, आगरा को दर्शाता है। चल तो नहीं रहा, ठीक है। चलिए इससे समझिए दर्शाता है। इसका मतलब अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा मतलब नियर टू दिल्ली, या आज की डेट में कहा जाए तो दिल्ली है ना। और दूसरी तरफ अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा एक पोर्शन हो जाता है। नहीं कहाँ आगरा एक्सप्रेसवे कहाँ है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से आगरा को जो जाती है, हाँ उसे लखनऊ एक्सप्रेसवे कहते हैं। हाँ वो कंफ्यूजन है, इधर उधर लोग कहते हैं, कोई ये कहता है, लेकिन नाम उसका जो है वो है लखनऊ एक्सप्रेसवे। हाँ आगरा तक जाती है, नोएडा तक जाती है, ये आगरा से स्टार्ट होके ग्रेटर नोएडा तक जाती है, ठीक है। और ये इसके बाद है वो जो जिसकी आप बात करो वो लखनऊ तक आती है, और यहाँ से फिर शुरू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आपका गाजीपुर तक जाती है ना, गाजीपुर तक। और गाजीपुर इज द बॉर्डर ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, गाजीपुर प्लेस की बात नहीं करूँ, आपके यहाँ लखनऊ में भी है गाजीपुर। हाँ हाँ तो डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ सिंपली आप बिहार से और किसे जोड़ रहे हैं, दिल्ली को जोड़ रहे हैं, 3 एक्सप्रेसवे मिलकर। हाँ 3 एक्सप्रेसवे मिलकर, पहला है यमुना एक्सप्रेसवे,
हाँ एक्सप्रेसवे है ना। अब देखिए यहाँ जब यमुना एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं तो ये सामने आपकी जो एक्सप्रेसवे दिख रहा है ये यमुना एक्सप्रेसवे ही है ना। अब यहाँ अगल बगल देखिए, इस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, यहाँ दूर दूर तक यहाँ कुछ दिख रहा है डेवलपमेंट, रोड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखिए इसका महत्व क्या है। मैंने कहा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित करने में सहायक, टू हेल्प टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट कैसे रोजगार सृजित होगा, ये इतनी अच्छी रोड दिखाई पड़ रही है आपको, ये जब बन रहा होगा तो बनाने के लिए एक अथॉरिटी है वो काम करेगी। हाँ, देयर आर एन अथॉरिटी नेम्ड NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी, इसके लिए काम करेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो एम्प्लॉइज होंगे, इसके जो भी एम्प्लॉय होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाएंगे, यानी डायरेक्ट इससे रोजगार में जुड़ेंगे। यस, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, हाँ, जो बाहर से आएंगे वो जरूरी नहीं कि वहीं से हो, वो अप्रत्यक्ष भी आ सकते हैं, और प्रत्यक्ष जो पहले से जो जुड़े होंगे उनको काम दे दिया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब सुनिए, दूसरा, उस अथॉरिटी में जो जुड़े हुए इंजीनियर्स वगैरह होंगे, अथॉरिटी के जो वर्कर्स होंगे वो, है ना, वेदर वो चाहे उच्च लेवल के अधिकारी हो या फिर निचले लेवल के कर्मचारी हो, सबकी काउंटिंग यहाँ पे होगी, तो प्रत्यक्ष रूप से इनको रोजगार मिला। दूसरा, हो सकता है कि इसे बनाने के लिए कुछ नए रोजगार सृजित किया जाए तो कुछ लोग और भी आएंगे। तीसरा, लोकल लेवल पे, है ना, हाँ, लोकल लेवल पे श्रम की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता की आपूर्ति जो होगी, इसकी जो सप्लाई होगी, श्रम की सप्लाई होगी वो लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे जब तक एक्सप्रेसवे बनेगा तब तक लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेवलप होगा। बिल्कुल, वो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डेवलप होगा। तो अगल बगल के क्षेत्र के लोग, ये देखिए यहाँ जो गांव पीछे होगा, यहाँ के लोग डायरेक्ट आकर यहाँ काम करेंगे, यहाँ के लोग डायरेक्ट काम करेंगे, तो इनको अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार इन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, during the process of development they indirectly get an employment। इन्होंने क्या किया कि इनडायरेक्टली उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त किया है ना। तो अगर ये एक्सप्रेसवे नहीं बनता तो क्या ये संभव था कि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकता था? नहीं, संभव नहीं था। दूसरा देखिए क्या है, हाँ, तो वही अप्रत्यक्ष तो हुआ, जब तक काम चलेगा तब तक करेंगे, और जैसे काम खत्म हुआ फिर वो चले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि जिन्हें ये पता है कि जब सड़कें बनेंगे तो हमें बुलाया जाएगा, और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि ऐसा कि जिन्हें कुछ पता नहीं कि हम करेंगे क्या, लेकिन सड़क बनना शुरू हुआ तो उनको बुला लिया गया। तो वो अप्रत्यक्ष जरूर है, और अप्रत्यक्ष होने के साथ साथ ये टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, हाँ, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। काम बंद हुआ तो ये क्या हुए, बाहर हो गए। लेकिन इनके दिमाग में कहीं ये नहीं था कि हम कभी सड़क बनेगा तो काम करेंगे, ऐसा कहीं था नहीं दिमाग में, वो अप्रत्यक्ष था, है ना। और प्रत्यक्ष क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं, इन्हें पता है कि जब सड़कें बनाई जाएंगी तो हमें जाना होगा, इन्हें पता है, दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाईवेज, है ना। कोई भी कर्मचारी, आप सिलेक्शन पा जाओगे, सिलेक्शन आपका हो गया, किसी विभाग में आप जाओगे, है ना, मान लीजिए पुलिस विभाग में आप पीपीएस हो गए और डिप्यूटी एसपी हो गए, है ना। अब ऐसे में आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें कहाँ, किस डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। तो यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं उन्हें पता है कि प्रत्यक्ष रूप से I am working for the National Highway Authority of India, but on the other hand the people living the surrounding areas of
द डेवलपमेंट सेक्टर, या जो क्षेत्र है वहां जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी सड़क का विकास करने वाली जो क्षेत्र है जहां से सड़क निकल रही है, उसके अगल बगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ सड़क का विकास होगा, और जब सड़क वहां से बननी शुरू हुई तो श्रम के रूप में उन्हें टेम्परेरी रूप में बुलाया गया। तो एक तो ये उन्हें कुछ समय के लिए रोजगार मिला। दूसरा परमानेंट, देखिए अप्रत्यक्ष परमानेंट भी होगा। कैसे होगा? जब ये सड़क बन जाएगी तो अब तो देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चलते हैं कुछ एक आध और फोटो को देखते हैं तो वहां चीजें और क्लियर होंगी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझिए कि ये जो एरियाज हैं यहाँ देखेंगे तो जब सड़क बनेगी, सड़क के किनारे होटल्स बनेंगे, कोई टायर बनाने वाला, पंचर बनाने वाला बैठेगा, ढाबे खुलेंगे, पान और इन सब की जो शॉप्स होती हैं ये खुलेंगी, कुछ और भी शॉप्स खुलेंगी। धीरे धीरे क्या होगा? ये डेवलपमेंट होगा, और ये जो डेवलपमेंट होगा ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को, बिल्कुल, तो वहां क्या होगा? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। ये क्या है? इनडायरेक्ट रूप में, जिसके बारे में सोचा नहीं गया, समझा नहीं गया था, जाना नहीं गया था कि कितना डेवलप होगा। ये जरूर पता था कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन किस मात्रा में होगा ये नहीं पता था, है ना। तो वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये यमुना एक्सप्रेसवे क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? उत्पादकता बढ़ाने में सहायक। अब देखिए उत्पादकता से इसका क्या संबंध है? उत्पादकता से इसका क्या संबंध है? ठीक, तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम मान लेते हैं। वहां फोटो में मान लीजिए यही यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो एक तो जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार की हमने बात किया वो, दूसरा हमने कहा उत्पादकता। एक तरफ आपको दिख रहा है ग्रेटर नोएडा और दूसरी तरफ दिख रहा है आगरा, दिख रहा है ना। अब इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है आई थिंक 280 किलोमीटर आसपास होगा। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ अगर बीच के क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इनके लिए आधी दूरी में आगरा, आधी दूरी में क्या है? ग्रेटर नोएडा, है ना। अब मान लीजिए यहाँ कृषि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका उत्पादन हो रहा है, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो गेहूं, धान, आलू, मक्का, गन्ना, कुछ भी उत्पादन किया जा रहा है। या मान लीजिए कोई फल या सब्जी की उत्पादन यहाँ पर हो रही, फल या सब्जी का उत्पादन हो रहा हो, या हो सकता है कि दूध का उत्पादन हो रहा हो, या हो सकता है मत्स्य का उत्पादन हो रहा हो, मछली उत्पादन, बहुत सी चीजें होती हैं जिनका उत्पादन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इनके पास कनेक्टिविटी ना हो पाने के कारण, इन लोगों के पास कनेक्टिविटी आगरा का वेदर इट इज ग्रेटर नोएडा, यहाँ की कनेक्टिविटी ना हो पाने के कारण ये अपने उत्पादन को स्थानीय मार्केट में बेचने के लिए बाध्य होते, है ना। दे आर totally bound to sell out their product in local market, और लोकल मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो उन्हें पौने दाम मिलेगा, कुछ भी दाम मिल जाएगा जिस पे बेच देते हैं। तो इनका जो मॉरल होता है वो डाउन होता है। मॉरल कैसा? जो उत्पादन से रिलेटेड उनकी मॉरल होती है, यानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अंदर से आवाज आना, तो वो क्या हो जाएगा? डाउन। कि क्या फायदा, उत्पादन करो और इतने में बेच देना है, इससे बढ़िया, हाँ इससे बढ़िया हम इस चीज का उत्पादन करेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन इनको ये पता है, ये बीच वाले लोग जो है, बीच में जो लोग हैं, इनको ये पता है कि अगर हमारा यही फल, सब्जी, दूध या और भी जो अन्य उत्पाद हैं, इसे लेकर अगर हम ग्रेटर नोएडा पहुंच जाए, मीन्स बी टच दिल्ली मार्केट, इन दैट केस विल
टच क्या करेंगे, दिल्ली की मार्केट को हम टच कर जाएंगे। और अगर हम दिल्ली की मार्केट में पहुंचते हैं तो इन दैट केस वी कैन गेट मच मोर प्रॉफिट देन द लोकल मार्केट। इन्हें पता है कि दिल्ली में इस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, इस प्रोडक्ट का डिमांड दिल्ली में ज्यादा है। और अगर हम अपने प्रोडक्ट को लेकर, फल सब्जी दूध आदि को लेकर अगर हम दिल्ली के मार्केट में पहुंच जाएं तो यहां हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन समस्या क्या थी कि यहां से और यहां तक की दूरी तय करने में उन्हें 4 घंटे 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और जब ये 4 घंटे 5 घंटे में सुबह से निकलेंगे तो 4-5 घंटे में पहुंचेंगे, 4-5 घंटे पहुंचने के बाद इन्हें शाम को वापस भी आना है। तो ऐसे में यहां पर भी पहुंच पाना उतना आसान नहीं था। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के कारण क्या हुआ कि मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर इस बीच वाले क्षेत्र से आप चाहे यहां और चाहे यहां आसानी से पहुंच सकते। अब किसान सोचा कि ठीक है भैया, इस बार हम फल का उत्पादन करेंगे, इस बार हम दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा के मार्केट पहुंचने में मात्र 1.5 घंटे का टाइम लगता है, आसानी से हम पहुंच भी सकते हैं। और वहां जो इस उत्पादन के बदले जो प्रॉफिट है वो भी हमको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ इस दिल्ली की मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है। तो वो आसानी से उस दूध उत्पाद का उत्पादन या दूध का उत्पादन करेगा। सुबह 5 बजे बैठा, 6 बजे गाड़ी पे बैठा, 2 घंटे में पहुंच गया दिल्ली, 8 बजे 10 बजे तक बेचकर 2 घंटे में आ गया घर, है ना। तो ये जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी के बढ़ने के कारण आप देखिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, है ना, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यही केवल नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं, फिर देखिए कनेक्टिविटी होने के कारण बीच बीच में, यहाँ बीच बीच के क्षेत्र में, इस बीच के क्षेत्र में हाँ इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएंगी, सर्विस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, सर्विस सेक्टर भी डेवलप करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां से और यहां तक की कनेक्टिविटी बहुत तीव्र हो गई। तो कनेक्टिविटी के कारण वेदर इट इज प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ऑल दीज सेक्टर विल डेवलप फास्ट, है ना। तो ये क्षेत्र क्या होंगे, बहुत तेजी से डेवलप होंगे। तो जो आधारिक संरचना है, बुनियादी जो ढांचाएं हैं, अगर उनका विकास होता है इन दैट केस ओवरऑल इकोनॉमी विल बी डेवलप, है ना। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, हाँ बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक, टू हेल्प टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, है ना। तो देखिए यहाँ बीच के क्षेत्र, अब ये तो शहर है पूरा, ये भी शहर है पूरा, लेकिन बीच के क्षेत्र में कहीं कहीं शहर होगा, कुछ ही शहर पड़ेंगे, पूरी तरीके से शहर तो पड़ेगा नहीं। और चूंकि नया एक्सप्रेसवे तो गांव से ही होकर निकलेगा, जमीन कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये जो रूरल एरियाज हैं, जब देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पहुंचाने में किसान सक्षम है, तो आसानी से आगरा हो गया, ये क्या है, रूरल एरियाज है, एरिया है। और यहाँ जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, एग्रीकल्चरल होगा। तो पहला तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करके उसे इन मार्केट में बेच के जब किसान घर वापस आएगा तो उसका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो वो घर बनवाएगा, शिक्षा पे खर्च करेगा, है ना, अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब घर अच्छे होंगे, पक्के होंगे, घर में सुविधाएं बढ़िया होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। और दूसरा, यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, ये सामने यहाँ दुकान खोल के बैठेगा, हालांकि बैरिकेटिंग्स होती है आप आसानी से, लेकिन फिर भी आप देखेंगे गाड़ियां बैरिकेटिंग के किनारे लग जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, कुछ सामान अपना ले ली। तो कुछ भी ये अपना क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट करेंगे
कुछ भी यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसको बेच सकते हैं। आप वैसे भी देखिए सीजनल, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आप यहाँ से निकलिए तो हाईवे के किनारे देखेंगे लोग आम के बागीचे के बगल आम लगाकर बैठे होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लोग जो लोकल प्रोडक्ट होगा उसे लगाकर बैठते हैं, और बैठेंगे तो उनका वो बिकेगा प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ विकास होगा, यानी इनकम उनका जनरेट होगा तो विकास होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया, ये कहा गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये कनेक्टिविटी है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहां वर्टिकल का मतलब कि कश्मीर से लेकर हाँ कन्याकुमारी तक, और यहाँ हाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, की बात हो रही। तो आप देखेंगे पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा, है ना, हाँ गलियारा वही कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा है जो पूरे भारत को जोड़ता है। पूरे भारत को जोड़ने का मतलब कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक सीधा रास्ता, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक एक सीधा रास्ता, ये जो डेवलप किया गया ये कहीं ना कहीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो स्वर्णिम चतुर्भुज की अवधारणा है ना, गोल्डन ट्रायंगल की अवधारणा है ना। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में देखेंगे तो ये जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, इसके डेवलपमेंट के लिए, और जो ऊपर का एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए भी तीव्रता से काम किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो भारतमाला और सागरमाला परियोजना है ना। सागरमाला परियोजना निचली क्षेत्र कोस्टल एरिया को जोड़ने का काम करता है, और भारतमाला परियोजना गुजरात से लेकर घूम का आकर मेघालय समथिंग कहीं जाकर समाप्त होता है। तो 700 कुछ किलोमीटर, 1700 कुछ किलोमीटर नहीं समथिंग जो भी है एग्जैक्ट देख लेना उसको। तो ये परियोजना यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ मेघालय तक जोड़ने का काम करती है, और ये जो परियोजना है कोस्टल एरियाज को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ऐसे कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज लाइक द वेन्स इन ह्यूमन बॉडीज। जैसे हमारे शरीर में नसें हैं काम करती हैं, है ना, नसों को एक बार निकाल दीजिए रक्त संचार बंद, और रक्त संचार बंद तो इंसान बंद। उसी प्रकार से ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वेदर इट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आर रेलवेज, आर एयरवेज, आर वाटरवेज, ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट आर वर्किंग लाइक द व्हील्स ऑफ बॉडी, है ना। तो जो हमारे शरीर में नसें जैसे काम करती हैं वो उसी प्रकार से काम करती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि हमारे शरीर में नसें काम करती हैं। ये संचार माध्यम को बनाए रखती हैं, संचार मतलब कि कनेक्टिविटी को बनाए रखती हैं। तो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, ये कनेक्टिविटी किसके माध्यम से संभव हो पाता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से, या आप कह सकते हैं आधारिक संरचनाओं के माध्यम से। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी क्या आधारिक संरचना ही है, बुनियादी ढांचा को मजबूत करता है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति कश्मीर में है और कोई कन्याकुमारी में, वहां से फोन मिला हो, आराम से फोन मिल जाएगा। आप बात करो, जो भी कहना है कहिए, वहां से कोई कंसाइनमेंट ऑर्डर कराना, कंसाइनमेंट ऑर्डर कराइए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है? कनेक्टिविटी है। ये भी क्या है? कनेक्टिविटी है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट, निवेश को आकर्षित करने में सहायक। मान लीजिए देयर आर एनी कंपनी want to invest in UP or want to invest in India, then first of all what he want, yes, वो देखेगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा है पहला। हाँ, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, इट मीन्स
he wants to produce any goods or services। ये क्या चाहेगा कि किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करे। अब किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही लुकिंग आउट द एनर्जी। सबसे पहले वो क्या सोचेगा कि एनर्जी सेक्टर यहाँ का मजबूत है या नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए। साधन की बात सोचेगा तो श्रम साधन तो यहाँ बहुत है, सस्ता भी है, लेबर बहुत ज्यादा है, सस्ते भी हैं, तो वो तो उनको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे सोचेगा एनर्जी है या नहीं। अगर एनर्जी सेक्टर मजबूत है तो भी लागत कम होगा। इसके बाद सोचेगा हाँ कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या इसे देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। तो देखेगा कि नहीं, यहाँ पर हाईवेज का भी विस्तार है, अच्छा रेलवेज का भी अच्छा विस्तार है, वाटरवेज का भी विस्तार है, एयरवेज का। तो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत है, वी कैन डू इट इजिली। तो वो क्या करेगा, दूसरे नंबर पे उसे देखेगा। इसके बाद सोचेगा कि कहीं कंसाइनमेंट लेने के लिए, किसी को कंसाइनमेंट देने के लिए क्या कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत है या नहीं, हाँ उस पर चर्चा करेगा। यानी जितने भी हैं इस प्रोडक्शन के लिए आवश्यक हैं, उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आधारिक संरचनाएं मजबूत होनी आवश्यक होती हैं। इन दैट केस एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर कैन डू बेटर। तो ऐसी स्थिति में एक इन्वेस्टर होगा, उत्पादक होगा, वो बेहतर कर सकता है ना। और बेहतर करने के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भूमिका को समझने के लिए रोल हम समझ रहे हैं, रोल के अकॉर्डिंग ही भूमिका हमको समझ में आ भी रही है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ गरीबी को दूर करने में सहायक। बिल्कुल, जैसे जैसे इनकम जनरेट होगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़िया होगा और इनकम बढ़ेगा तो निश्चित गरीबी क्या होगी, कम होगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनका डायरेक्टली बेनिफिट दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है ना। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ये जो आधारिक संरचनाएं मजबूत नहीं होंगी तो वी आर अनेबल टू रीच द पीपल्स हु एक्चुअली नीडेड द प्रोग्राम्स और स्कीम्स, है ना, जिनको उनकी आवश्यकता है, प्रोग्राम्स की आवश्यकता है, स्कीम्स जो चलाए जा रहे हैं उनकी आवश्यकता है, उन तक पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में जो गरीबी जैसी अवधारणा उसे दूर नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ कार्य क्षमता में वृद्धि करना। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे एक आपको वाकया बताता हूं, उससे आप समझिए कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे होती। पहले क्या होता था, जब लोगों को दिल्ली या मुंबई जाना होता था, स्पेशली जब पूर्वांचल की हम बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्रों से बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत मजबूत नहीं हुआ करती थी। देयर आर ओनली वन मीन्स, एक ही केवल साधन होता था, एंड दैट इज रेलवेज। हाँ रेलवे होता था, उस रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। स्पेशली दूर दराज के क्षेत्रों की दूरी जो होती थी उसे तय करने का जो प्रमुख माध्यम था दैट इज रेलवे सिस्टम। तो एक दिन लोग जब वहां पूर्वांचल से या पूर्वी क्षेत्र से निकलते थे तो एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जाके पहुंचते थे दिल्ली। द रीजन बिहाइंड देयर वर द सिंगल लाइन, सिंगल रेलवे ट्रैक। एक गाड़ी उधर से आती थी तो दूसरी गाड़ी को एक स्टेशन पर रोक दिया जाता था और एक एक घंटा उसे रोका जाता था। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत नहीं था। हम ये ट्रैक करने में सक्षम नहीं हो पाते थे कि गाड़ी एक्चुअली पहुंची कहाँ है। बिल्कुल, हाँ जब गाड़ी एक स्टेशन से निकलती थी तब दूसरे स्टेशन को कॉल किया जाता था कि अच्छा हाँ यहाँ पहुंची है, अब जा रहे। आज की डेट में आप देखिए, आराम से नेट पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ आवर ट्रेन।
ट्रेन 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 हमारे ट्रेन की एक्चुअल पोजीशन क्या है आप नेट पे देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पहुंची। अब सोचिए उस हिसाब से हम घर से निकलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, टाइम फिक्स होता था, इस टाइम पे यहाँ गाड़ी पहुंचेगी, तो लोग उस टाइम पे वहां पहुंचते थे। आज घर पे ही देखकर निकलते हैं कि अच्छा भी वहां पहुंचे, आराम करो, चलेंगे आराम से। पहले वहां पहुंचते थे, अब टाइम उस टाइम पे नहीं पहुंचे, अगर लेट हुई तो लेट ही होती जाएगी, तो बैठ के इंतजार करना पड़ता था कि कब आए कब चली जाए, कुछ पता नहीं। बस की टाइम फिक्स होती थी, लोगों को पता होता था कि फला जगह जाने वाली बस इतने टाइम पे आएगी, तो लोग उतने टाइम पे वहां पहुंच जाते थे। लेकिन अब देखिए क्या है, सुविधाएं बढ़ गई। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाना चाहते हैं और वहां जाने के लिए आपको बस से जाना है, बस की टाइम क्या है, फिक्स है। अगर टाइम पे बस नहीं आई तो आप बैठ के इंतजार करोगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उतने टाइम की खत्म हो गई, उतने टाइम में आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन आपको ये पता है कि हाँ ट्रेन आ रही है, टाइम इसका भी क्या हुआ, फिक्स हो गया, लेकिन टाइम पे नहीं आई तो इसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म। अब आप घर पे बैठे हो, अपने होम में हो, और आपने ट्रैक कर लिया कि ट्रेन कहाँ है, सॉरी आपने ट्रेस कर लिया कि ट्रेन कहाँ पे पहुंची है। अब ऐसे में आपको पता चल गया कि अभी ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट है, हाँ ये क्या है, लेट है, तो आप 2 घंटे अपने घर में कोई काम कर सकते हो। ये किसके कारण डेवलप हुआ, हाँ ये डेवलपमेंट, ये जो कनेक्ट इसका कम्युनिकेशन या अब डिजिटलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण ये संभव हुआ कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा, जो पहले 4 दिन 2 दिन 3 दिन में मुंबई या दिल्ली पहुंचने वक्त की होते थे लोग, अब क्या है कि 1 से 2 दिन में, 1 दिन में दिल्ली, 2 दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर दिल्ली, 12 घंटे के अंदर दिल्ली, और 24 घंटे के में लगभग कहाँ मुंबई पहुंच जाते हैं। और पहले वही 3-3 दिन लगता था। तो 2 दिन यानी अभी 2 दिन में आप मान लीजिए 24 घंटे से 32 घंटे 36 घंटे में आप मुंबई पहुंच रहे हो, है ना, मुंबई पहुंच रहे हो। यहां से पहुंच जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, मैं पूर्वांचल से बात कर रहा हूँ, पूर्वी क्षेत्र से, तो थोड़ा टाइम और लगेगा। 36 घंटे में पहुंच रहे हो तो इसका मतलब 1 दिन और आधा, 1.5 दिन आपका गया। पहले आप क्या पहुंचते, 3-3 4-4 दिन में पहुंचते, तो 3-4 दिन आप कुछ नहीं कर सकते थे, केवल ट्रेन में बैठे रह सकते थे, तो 2 दिन की प्रोडक्टिविटी आपकी खत्म हो गई। आज कनेक्टिविटी बढ़ी, संसाधन बढ़े और संरचनात्मक विकास हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति अपना 1-2 दिन बचा के अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, टू इनहांस देयर प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से उत्पादकता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। दूसरा, हमने एक एग्जांपल अभी बताया था कि किसान अगर ग्रेटर नोएडा के मार्केट में पहुंच सकता है तो वो उत्पादन पर ध्यान देना शुरू करेगा कि नहीं वहां डिमांड है, प्रोडक्ट का डिमांड है, इसलिए उत्पादन को क्या करो, बढ़ाओ, तो उसकी भी उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। और इस सब के पीछे जो रोल दिखाई पड़ता है, प्रमुख जो भूमिका दिखाई पड़ती है, वो भूमिका किसकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बुनियादी ढांचाओं की। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलिए अब हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इसी में। हेडिंग क्या, थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले लिखिए, विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए, विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि, एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि, यह कहा गया कि उन देशों, ऑब्लिक करके राज्य लिखिए, उन देशों, ऑब्लिक करके राज्यों, उन देशों, ऑब्लिक करके राज्यों में
उत्पादकता एवं समृद्धि, उत्पादकता एवं समृद्धि दर, समृद्धि दर अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है जहां आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ होता। नहीं हुआ होता, हाँ हुआ होता है ना। तो there are a report issued by the World Bank, and in that report World Bank said that in that country or in that state there are less production rate and the growth rate. There are less production rate and the growth rate. In which country there are no development of infrastructure. जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर विकास की गतिविधियां स्लो होती हैं, वहां उत्पादकता भी कम होता है और वहां समृद्धि दर भी कम होती है ना। अब इसमें लिखिए सीमाएं, हाँ लिमिटेशंस या समस्याएं लिख लीजिए। समस्याएं, आधारभूत संरचना को विकसित करने में समस्या, द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की समझ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको भी पॉइंट वाइज करके लिखिए। पहला, संसाधनों का प्रबंधन, का प्रबंधन एवं संग्रहण, संसाधनों का प्रबंधन एवं संग्रहण। प्रोक्योर कहा जाता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स मैनेजमेंट, है ना, रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट। जैसे हमने बात किया सड़कों के विकास की, सड़क बनाए जा रहे हैं तो सड़क बनाने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होगी, है ना। उन संसाधनों को लाया कहां से जाए, उनका संग्रहण कैसे किया जाए, कहां से किया जाए, किस रेट पे किया जाए, ये बड़ा कठिन हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेज करना। तो उसका मैनेजमेंट करना बड़ा ही कठिन हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि अधिग्रहण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण की समस्या। होता क्या है कई बार कि आप देखिए, जैसे जो भी डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट भूमि पर भी ही होगा, आसमान में तो होगा नहीं, भूमि चाहिए उसके लिए। और भूमि कहां पर है, मैक्सिमम भूमि अभी जो बची है वो कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रमुख व्यवसाय है वो व्यवसाय क्या है, हाँ क्या है, कृषि है। और कृषि कार्य कौन करता है, करने वालों को हम क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। और किसान हमारे देश में क्या माना जाता है कि गरीब है, और भूमि उसकी माता है, भूमि उसकी पूंजी है ना, भूमि उसकी माता या पूंजी है। ऐसे में जब किसान
से बात किया जाता है, किसके लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए, भूमि के लिए बात किया जाता है, तो कहता नहीं नहीं अपनी भूमि हम नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकता है, उसके भी पीछे कई रीजन है, उसके भी पीछे कई रीजन है। हाँ, कि कैसे कैसे क्या किया। हाँ, कि पहला तो ये कि जो रेट है, पहला ये कि जो रेट है वो रेट क्या होगा, मुआवजा जिसे कहा जाता है ना, जैसे कहते हैं मुआवजा, कॉम्पनसेशन जो होगा वो क्या होगा, कौन देगा, कितना देगा, कैसे देगा, ये कई बार अस्पष्ट हो जाता है, और अस्पष्ट होने के कारण लैंड एक्विजिशन में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। कई बार ये हिंसक भी हो जाता है, हिंसक होने के कारण जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन करना काफी कठिन हो जाता है कि कैसे उसे मेंटेन किया जाए, है ना। नेक्स्ट देखिए, लिखिए प्रवसन की समस्या, प्रवसन की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेट कर जाते हैं लोग, माइग्रेट कराना पड़ता है। प्रवसन, प्रवसन, प्रवसन यानी माइग्रेशन, माइग्रेट करते हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, है ना। कि जब आप देखेंगे निर्माण कार्य शुरू होगा तो अगल बगल वहां उस रास्ते में आने वाले जो लोग होंगे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित किया जाएगा, दूसरी जगह बसाया जाएगा, तो अपना जगह कौन छोड़ना चाहता है, उससे समस्या होती है ना। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, हाँ लिखिए वित्त का अभाव, वित्त का अभाव, 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 हाँ वित्त का अभाव, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस। तो ये तो समझ ही रहे होंगे, इसमें कुछ बताना नहीं है। नेक्स्ट स्थानीय समस्या, स्थानीय, स्थानीय स्तर पर समस्या, हाँ स्थानीय स्तर पर समस्या, प्रॉब्लम इन एट लोकल लेवल। होता क्या है, हाँ स्थानीय स्तर पर समस्या, प्रॉब्लम एट लोकल लेवल। होता क्या है कि लोकल स्तर पे समन्वय स्थापित करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे जब माइग्रेट करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट किए तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, अब यहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं इनके बीच और जो माइग्रेट हुए लोग हैं इनके बीच, यानी पहले रह रहे हैं और बाद में जो आए, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना बड़ा कठिन होता है, समन्वय स्थापित करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनकी बोली भाषा अलग हो सकती है और जो नए पुराने लोग उनकी बोली भाषा अलग। नए लोग के साथ समन्वय स्थापित करना अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए प्राकृतिक, हाँ समस्याएं, समस्याएं, हाँ नेचुरल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्किल यानी क्या कहते हैं, कौशल, कौशल का अभाव, कौशल का अभाव, कौशल का अभाव, लैक ऑफ स्किल। कई बार क्या होता है कि वो लोग नहीं मिल पाते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, उतने कुशल लोग नहीं मिल पाते हैं जितने कुशल लोगों की आवश्यकता होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हाँ लैक ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल कौशल को आप किसी से जोड़ सकते हैं, देयर आर नो प्रॉब्लम, है ना। प्राकृतिक बाधाएं हैं, प्राकृतिक बाधाओं के रूप में आप देखिए तो जैसे कहीं पे पर्वत, पठार, नदी, झरना, तालाब,
ये है, हाँ पेड़ पौधे, हाँ ये चीजें हैं, तो इनकी भी समस्याएं अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल, लिखिए तकनीकी पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, टेक्नोलॉजिकल लैकनेस, पिछड़ापन, पिछड़ापन, हाँ है ना, तो टेक्नोलॉजिकल लैकनेस। तो अभी भी देखिए विदेशों के सापेक्ष या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके सापेक्ष अगर देखा जाए, या हमारे यहाँ जो डेवलप्ड स्टेट हैं उनके सापेक्ष देखा जाए, तो नॉन डेवलप्ड स्टेट्स में जो तकनीकी अभाव है वो तीव्रता से दिखाई पड़ता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अभी इस क्षेत्र में बहुत तीव्रता से काम कर रहा है, और इसके लिए वो तकनीकी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए करके आ रहा है कि निवेश को भी आकर्षित करे। निवेश जितना आएगा उतना ही तकनीकी विकास होने की संभावनाएं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि खुद ही तकनीक और प्रबंधन क्षमता लेकर साथ में आएंगे, है ना। बस इतना ही कह सकते हैं, बाकी और जो भी समझ में आए आप अपने से ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसकी वहां पे रिलेवेंसी समझ में आनी चाहिए कि यस दिस आर द रिलेवेंसी, है ना, प्रासंगिकता। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से लिख डाले और वहां उसे जब बोल दिया जाए प्रूफ करने के लिए तो आप प्रूफ, हाँ अरे और टॉपिक कम है, इसी को आप विस्तार कर देंगे, आपका 200 मतलब 2-3 पेज भर सकते हैं आप इतने से, हाँ ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका या तो 125 वर्ड्स में लिखना है या 200 वर्ड्स, उसके लिए आप यही देखिए, इतना तो 125 नहीं 150 वर्ड्स तो यही लगभग हो गया, केवल पॉइंट्स में हो जा रहा है। तो आप इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जिनके बारे में हम लोगों ने देखा कि आधारिक संरचना का बेस क्या है, बेसिक उसका जो चीजें हैं वो क्या है। और आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आधारिक संरचना के क्षेत्र में डेवलपमेंटल जो वर्क किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, स्पेशली रेलवे के क्षेत्र में, स्पेशली रोड सेक्टर के क्षेत्र में, इन सब में जो भी काम किया गया उसे हम लोग देखेंगे। स्पेशली हम फोकस करेंगे प्रोजेक्ट्स पर और कार्यक्रमों पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल इन सुब्रा रंजन IAS अकेडमी। थैंक यू सो मच।